ये हम लोग आज बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हम लोग जो पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, बेसिकली आप लोगों को सबको पता होगा कि एक तो इंडियन हिस्ट्री को जब हम देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे इसको हम लोग पाते हैं। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता है, सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है, बहुत सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं और जो सारी की सारी चीजें अनुमान पर आधारित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से हम आगे आएंगे तो हम लोग वैदिक सभ्यता पा रहे हैं। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारे राजवंश है, बहुत सारी चीजें जो लगातार चल रही है। लेकिन हम लोगों के पास क्या है कि इतना भास्ट हिस्ट्री हमारे पास, जितना बड़ा हमारा देश है उतना बड़ा हम लोगों का क्या है इतिहास है, उतना ही बड़ा इतिहास है। अब पूरे अगर थ्रू आउट हम लोग जीरो से लेकर अगर स्टार्ट हम करें पूरे हिस्ट्री को पढ़ना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी इतिहासकार है वो सबसे पहले इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड, हमारे भारतीय इतिहास की अगर बात करेंगे तो ये लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए, जिसमें से एक आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो पहले तो ये 3 पार्ट है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही भारतीय इतिहास का जो भी ऐसा चीज है, चाहे वो आदि मानव की चीजें हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, जितनी सारी चीजें हैं, और ये सब कब तक चलकर आएगी, जब तक विशेष रूप से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे राजपूतों का शासन नहीं आ जाए, तब तक ये चीजें चलेंगी प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में। अब मिडिल जो हमारा आएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जिसके बारे में हम लोगों को देखना है, उसमें हम लोग 2 चीजें देखेंगे। इसकी 2 विशेषताएं, एक क्या है कि जो राजपूत शासक हुए और दूसरा इसमें है जो बहुत सारे मुस्लिम शासक हुए। और इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि ऐसा क्यों है, इसी समय में क्यों डिवाइड हो रहा है मध्यकाल, उसके बारे में नेक्स्ट कभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इससे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का शासन हुआ या फिर जो भी यूरोपियन, यूरोप के रहने वाले, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाल हो या फिर डच हो, जितने लोग आएंगे ये सारे लोगों को फिर हम लोग देखेंगे कि उनके शासन काल का जो पीरियड है उसको आधुनिक काल कहते हैं। तो ये 3 पार्ट है, ये चीजें आप लोग जान रहे हैं, पहले से सारी चीजें समझ में आ रही है। अब हम लोगों को देखना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी 2 पार्ट आएगा, एक आएगा पूर्व मध्यकाल और दूसरा आएगा मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल का है जो हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मीर कासिम का अटैक, मीर कासिम का आक्रमण पता है, पता ही होगा मीर कासिम का आक्रमण। अब मीर कासिम के आक्रमण के बाद से जब तक मोहम्मद गोरी के द्वारा, जब तक भारत को जीत नहीं लिया जाएगा तब तक ये चीजें यहाँ पे पूर्व मध्यकाल चलेगी। और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना होगी तब तक ये सारी चीजें पूर्व मध्यकाल के अंडर में चलेगी। अब जो मध्यकाल विशेष रूप से जो आएगा वो 1206 से शुरू होता है। अब इसका भी 2 पार्ट है, एक है जो 1206 से लेकर 1526 तक चलेगा और दूसरा चलेगा 1526 से लेकर, आप इसको 1707 तक मान सकते हैं या फिर 1757 मान सकते हैं, फिर 1857 मान सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो हम लोगों को जो देखना है वो 1526 के बाद वाले पार्ट को देखना है। अब 1526 में 2 चीजें, एक है 1526 से लेकर 1707, इसको बोलते हैं मजबूत मुगल। क्या बोलते हैं? मजबूत मुगल। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा फिर 1707 से आप इसको 1857 तक ले जाइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये क्या है? कमजोर मुगल। ठीक है, कमजोर मुगल। तो एक हो गया मजबूत मुगल और दूसरा हो गया कमजोर मुगल। मध्यकाल में हम लोग बेसिकली अभी जो है हम इस पार्ट को देखेंगे। ऐसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल है और मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में राजपूत शासक है और भी छोटी बड़ी जो भी चीजें हैं वो पूर्व मध्यकाल का पार्ट है। और मध्यकाल जो विशेष रूप से देखा जाएगा उसमें 2 है, एक है सल्तनत और दूसरा मुगल। अभी हम लोग को मुगल का पार्ट देखना है और मुगल में भी हो गया 2, एक है मजबूत मुगल और दूसरा है कमजोर मुगल। ठीक है, क्लियर है? अब मजबूत मुगल में भी कुछ चीजें, मजबूत मुगल का जो पहला शासक होगा जो मुगल वंश का संस्थापक है, क्या नाम है उनका? बाबर। ठीक है, पहला जो शासक है ये बाबर। बाबर का शासनकाल कब से कब तक है?
इनका जो शासनकाल होगा 1526 से 1530 शासनकाल है जो भारत में। अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि ये व्यक्ति कहाँ का था, ये कहाँ से आया था, जो कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं, तो आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसका जो जन्म होगा, सबसे पहले बाबर है, तो बाबर का जन्म कब हो रहा है, तो बाबर का जन्म है 1494 1494 ईस्वी, ठीक है। जन्म में इंपॉर्टेंट है, शासक है, शासनकाल इसका इंडिया में 1526 से 30 तक है। जन्म इसका कब हो रहा है 1494 ईस्वी में। अब देखिए, अब जन्म है तो जन्म का स्थान होगा, इसका जन्म कहां पे हो रहा है, इनका जन्म जो हो रहा है वो फरगना में हो रहा है, ठीक है। अब फरगना कहां है, आप देखेंगे वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। आप देखिए यहाँ पे हमारा भारत यहाँ पे है, ये दिख रहा है आप लोगों को, तो इंडिया यहाँ पे है। इंडिया के जो इसको हम कहेंगे पश्चिमोत्तर साइड, ठीक है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, पश्चिमोत्तर के बीच में ये जो पार्ट है, आपको शायद नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो एरिया है। अब जैसे इससे आगे बढ़ेंगे ना, तो इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बलूचिस्तान का पार्ट है। अभी जो बलूचिस्तान देखिएगा कि इंडिया और बलूचिस्तान का जो अभी पाकिस्तान और बलूचिस्तान में चल रहा है, दोनों अलग होने का, अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, ये अभी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का पार्ट है, इसके आगे जाएंगे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के आगे चले जाएंगे, ये पूरा इसको मिडिल एशिया बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट है ये मिडिल एशिया कहला रहा है, और यही पे है फरगना। अब फरगना एक साम्राज्य है, एक राज्य है, छोटा सा राज्य, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा इलाका यहाँ पे मिडिल एशिया के पास है, और यहीं पे बाबर का जन्म होता है। अब फरगना एक राज्य है, इसकी राजधानी है, ठीक है, इसकी राजधानी थी, नाम था उसका अंदीना। क्या नाम है, अंदीना। तो फरगना है जहां पे इसका जन्म होता है। इसके पिता है, इनके पिता का नाम क्या नाम है बताइए तो, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। उमर शेख मिर्जा है, ये फरगना के शासक है। फरगना की राजधानी कहाँ है, अंदीना है। अब यहीं पे बाबर का जन्म जो है वो 1494 ईस्वी में हो रहा है। अब बाबर हो गए, इसकी एक जो है, इसकी एक बहन है, क्या नाम है इनकी बहन का, इनकी एक बहन है, ठीक है। अब इन्हीं की बहन की जो शादी है वो वहां के एक शासक से होती है, नाम है उसका शेबानी खान। एक शासक है शेबानी खान, और शेबानी खान की नजर फरगना में पड़ी हुई रहती है। शेबानी खान किसी भी कीमत पर फरगना को जीतना चाहता है। इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाएगी, और जैसे उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होगी, बाबर बहुत कम उम्र में फरगना का शासक बन जाएगा, और शेबानी खान की नजर पड़ी हुई है फरगना पे, और अंततः शेबानी खान उस पर अटैक करेगा, बाबर को वहां से भागना पड़ेगा, और बाबर वहां से भाग के वो काबुल की ओर चला जाएगा, और फरगना पे इसका अधिकार हो जाएगा। फरगना को जीतेगा ही, और साथ में उसकी बहन से ये निकाह भी कर लेगा, उससे शादी भी करेगा, ठीक है। अब एक राजा है, राजा का बेटा है, और राजा का बेटा अपना पूरा साम्राज्य वो देख रहा है, अपना साम्राज्य उसको समझ में आ रहा है, अपने पिता के साम्राज्य में रहा है, हमेशा राजसी ठाटबाट की जिंदगी जिया है, और अचानक से वो साम्राज्य से अलग हो जाए, अचानक से राजपाट उसके हाथ से निकल जाए, तो जीवन आसान होगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जो उसको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को कुछ बेहतर करना चाहिए। अब ये सारा कंडीशन बाबर के साथ आ जाता है। पला है, बढ़ा है, एक राज्य में पला है, राजा के बेटा के रूप में जीवन यापन जो भी है वो कर रहा है, अपना जीवन निर्माण कर रहा है। अब अचानक से अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा, अपना राज्य छोड़ना पड़ा, इससे सबने बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब इसको लगता है कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोगों के पास एक अलग सा राज्य हो, अपना कहीं पे शासन हो। और इसके साथ क्या था कि बाबर जब बचपन में था तभी इसके जो पिता थे वो भारत की चर्चा करते थे, क्योंकि मध्य एशिया के साथ हम लोग देखते हैं कि भारत का संबंध बहुत पुराना है, चाहे व्यापारिक संबंध हो चाहे धर्मांतकारी संबंध हो।
मुगलों के आने के पहले बहुत सारे मध्य एशिया के आक्रमणकारी इंडिया पे अटैक कर चुके थे। मीर कासिम से अटैक स्टार्ट होगा तो गजनवी का अटैक होगा, गोरी का अटैक होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे मिडिल एशिया के लोग आएंगे और यहाँ पे या तो आक्रमण करेंगे या तो राज्य करेंगे। अब उसमें से भारत की चर्चा लगातार फरगना में हो रही थी और ये लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा कि भारत का चर्चा वो लगातार सुन रहा है। अब बाबर के दिमाग में बचपन से बैठा हुआ था मिडिल एशिया। आप इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट में खेती करने का, कृषि कार्य करने का कोई जगह नहीं है। आज आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया में क्या है? इंडिया में नदियां है? इंडिया में कृषि कार्य बहुत अधिक हो रहा है। अगर अभी हम आप लोगों से पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 4-5 फसल तो आप इजीली बता देंगे कि आपके गांव में अगर खेती हो रही है किस चीज की हो रही है, आप इजीली कहेंगे कि धान की खेती हो रही है, अगर हो रही है तो गेहूं की खेती हो रही है, बहुत सारी दलहन फसलों की खेती हो रही है, तिलहन फसलों की खेती हो रही है, जो बहुत सारी चीजें जो है हमारे इंडिया में हो रही है। लेकिन ये जो पार्ट है मिडिल एशिया का, मिडिल एशिया के पार्ट है मैक्सिमम पथरीला इलाका है। अब यहाँ पे कृषि कार्य करने का बहुत संभावना नहीं है, और अगर पथरीला पार्ट है तो वहां पे हरियाली नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब पथरीला इलाका है, बंजर भूमि है, तो वहां पे आपको कोई फसल नहीं दिखेगा, वैसा कोई घास नहीं दिखेगा, तो हरियाली नजर नहीं आएगी। लेकिन बाबर जब भी इंडिया के बारे में सुनता था तो उसको यह पता चलता था कि इंडिया जो है बहुत हरा भरा है, यहाँ पे बिल्कुल घास के बहुत बड़े जो है जमीनें हैं, बहुत अधिक लोग यहाँ पे फसल उपजाते हैं और बिल्कुल हरा भरा है, हरियाली फैली हुई है, नदियां हैं, समुद्र है, बर्फ है, सारी चीजें उसे सुनने को मिलती थी। तो उसको लगता था कि ये तो एक तरीके का स्वर्ग टाइप से, हमेशा बाबर इसको इमेजिन करता था स्वर्ग टाइप का। और खुद जहां पे रह रहा है वो पथरीला इलाका है, बिल्कुल बंजर सा पड़ा हुआ है। तो इसके कारण से उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि कुछ भी किया जाए, ऐसी स्थिति लाई जाए कि हम क्या करें, इंडिया पर कब्जा करें, इंडिया पे शासन करें। और इसके कारण से बाबर हमेशा प्रेरित था कि वो भारत पे अटैक करें। और कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, जैसा आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि बाबर को बुला लिया गया था इंडिया पे अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा इसके जब आप गहराई में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, ऐसी चीजें नहीं है। बाबर खुद के माइंड को सेटअप करके रखा हुआ था, उसके दिमाग में पहले से ही था कि वो इंडिया पे अटैक करना है। इंडिया पर सिर्फ अटैक नहीं करना है, बाबर के पहले के बहुत सारे आक्रमणकारी हैं जो अटैक किए, यहाँ से धन दौलत लूट लिए और लूट कर वापस चले गए। लेकिन बाबर के दिमाग में ऐसा नहीं था, बाबर के दिमाग में था कि यहाँ पे एक सत्ता बनाना है। दिमाग में पहले से चीजें राणा सांगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली में इब्राहिम लोदी, अब दिल्ली क्या है, वो सेंट्रल पार्ट है, दिल्ली अपना सेंटर है, वहीं से पूरे भारत का साम्राज्य चल रहा है। और मेवाड़ एक छोटा सा इलाका, आप देखेंगे इंडिया का मैप में, आप देखिए यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान का पार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली इस पार्ट में है, और यहाँ पे इसी इलाके में मेवाड़ है जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, और यहाँ पे राणा सांगा का साम्राज्य था। ये भी एक बहुत बड़ा शासक है, इब्राहिम लोदी नो डाउट बहुत बड़ा शासक है। सल्तनत एक लंबे समय से 1206 ईस्वी से चल रही है, और सल्तनत में बहुत सारे वंश है और सारे शक्तिशाली थे, और उसमें से उस वंश का प्रतिनिधित्व जो है इब्राहिम लोदी कर रहा है। तो ये भी शक्तिशाली माना जा रहा था, या फिर शक्तिशाली था भी। राणा सांगा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था,
अब ये दो प्रमुख शक्तियां थी जो उत्तर भारत में, एक है जो कि आपका दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक है जो दिल्ली में बैठा हुआ है और दूसरा है जो आपका राजस्थान के पार्ट में बैठा हुआ है। अब ये दोनों बड़ी शक्तियां हैं। अब मिडिल एशिया से जैसे ही लोग यहाँ से घुसेंगे, जैसे इस पार्ट को आप देखेंगे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पार्ट से लोग यहाँ पे आएगा, तो उनका प्रवेश इस दिशा से होगा और सीधा सीधी सामना उसका दिल्ली में होगा। आज भी हम लोग देखेंगे कि दिल्ली हमेशा सेंसिटिव जोन है, आज भी देखिएगा कि दिल्ली को बड़ा सेंसिटिव मानकर चला जाता है और यही राजधानी है, जिसके कारण से यहाँ पे इब्राहिम लोदी बैठा हुआ है और यहाँ पे राणा सांगा बैठा हुआ है, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी के साथ समस्या क्या थी कि ये बहुत बड़ा सल्तनत का जो वंश है उसका प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, लेकिन ये योग्य व्यक्ति नहीं था। राजा जिस तरह का योग्य होना चाहिए, आखिर एक राजा है तो राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, राजा को अपने सैनिकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, राजा को अपने साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके राजा को डेडिकेट होना चाहिए। राजा में युद्ध लड़ने की योग्यता होनी चाहिए, राजा में टेक्निक होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो राजा में होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी बात इब्राहिम लोदी में नहीं थी। इब्राहिम लोदी मानकर चल रहा था कि भाग्य से गद्दी मिल रहा है और भाग्य से सारी चीजें चल रही है, इसको कुछ पता नहीं था। और या फिर कहे कि ये अयोग्य था, तो अयोग्य कहना भी गलत नहीं होगा, पूरी तरीके से ये व्यक्ति अयोग्य है। अब अगर जो राजा है जो लीड कर रहा है वो अगर अयोग्य है तो उसकी अयोग्यता की बातें सबको पता होती है। ये सबको समझ में आता है कि वो जो गद्दी पे बैठा हुआ है या फिर जो रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है, वो अयोग्य है, ये सबको पता है। तो जब ये अयोग्य है, भले इसको खुद पता ना हो लेकिन बाकी सबको पता था कि ये अयोग्य है, तो जब इसकी अयोग्यता की बात राणा सांगा को भी पता थी। इब्राहिम लोदी के कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है। एक है आपका दिलावर खान लोदी, दिलावर खान लोदी है, आलम खान लोदी है, ये कुछ इसके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। दिलावर खान लोदी, आलम खान लोदी, ये लोग क्या है कि यहाँ पे पंजाब का जो पार्ट है, ठीक है, पंजाब आप देखिए, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब के पार्ट में यहाँ पे इन लोगों का एक तरीके से गवर्नर बनाया गया था और ये लोग इसके रिलेटिव्स हैं। उनको भी पता है कि इब्राहिम लोदी अयोग्य है, राणा सांगा को भी पता है इब्राहिम लोदी अयोग्य है, और इनको सबको लग रहा है कि शासक इब्राहिम लोदी को नहीं होना चाहिए, शासक जो है हम लोगों को होना चाहिए। और ये लोग सब लोग अपने मन में बिठा के रखे हुए हैं कि झूठ मूठ का एक व्यक्ति इब्राहिम लोदी झूठ मूठ का शासक बना बैठा हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों के दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन अब समस्या क्या है कि सल्तनत इतना बड़ा साम्राज्य रहा, इतना ताकतवर साम्राज्य रहा कि ये लोग सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि हम लोग इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक कर दें, और इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करने का हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो इब्राहिम लोदी के ऊपर शासन का उसको हटाना है गद्दी से, राजा भी बनना है, लेकिन इतना हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर अटैक करें। तो ये लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी में दम नहीं है कि इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक किया जाए, उसको हराया जाए। इसी बीच में जैसे ही बाबर 1519 में यूसुफ जाहियों के विरुद्ध जैसे ही युद्ध छेड़ेगा, उससे लड़ाई लड़ेगा, उसको हराएगा, अब ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, आपस में मंत्रणा करेंगे कि बाबर है। और उसके पहले क्या था, इन लोगों को लग रहा था कि मिडिल एशिया का है, एक आक्रमणकारी है, आक्रांता है, इंडिया आएगा, लूटपाट करेगा और चला जाएगा। तो ये लोग एक प्लानिंग करते हैं। पंजाब में जो लोदी ब्रदर्स बैठे हुए ये लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग बाबर को इन्वाइट करेंगे, उसको इंडिया बुलाएंगे और वो इंडिया में आएगा, इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और वो वापस लौट जाएगा, फिर हम राजा बन जाएंगे। राणा सांगा राजस्थान में बैठा हुआ है, वो भी यही सोच रहा है कि हम भी उसको इन्वाइट करते हैं, फिर बाबर यहाँ पे आएगा, लूटपाट करेगा। जैसे ही लूटपाट दिल्ली पे करेगा तो इतना तो कंफर्म है कि इब्राहिम लोदी उसका सामना कर नहीं पाएगा, और राजा अगर उसका सामना कर नहीं पाएगा, उसके रहते अगर उसके साम्राज्य को लूटा जाएगा, उसकी राजधानी को लूटी जाएगी, तो क्रेडिट खराब होगा उसका। तो ये सब सोच के ये लोग उसको इन्वाइट करने का प्लान करते हैं और अंततः बाबर को इन्वाइट किया जाता है, बाबर को बुलाया जाता है कि आप आइए और आकर मेरे दिल्ली पर अटैक करिए। बाबर बड़ा चतुर आदमी था, बहुत टैलेंटेड आदमी था। आप देखेंगे कि आगे चल के बाबर अपनी आत्मकथा खुद से लिखता है, तुर्की भाषा का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत विद्वान था, बहुत सारी खासियतें थी उसमें। अब बाबर क्या करेगा, जैसे ही बाबर के पास दिलावर खान लोदी, आलम खान लोदी लोगों का मैसेज आएगा, दूसरा साथ ही साथ उसको राणा सांगा का भी मैसेज पहुंचेगा कि आप इंडिया पे अटैक कीजिए। अब ये जो व्यक्ति शुरू से दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि हमको इंडिया पे अटैक करना है और इंडिया पे अपना सत्ता बनाना है, फरगना अपने हाथ से निकल गई है, फरगना अपने पास है नहीं, बाकी चीजें कहीं कुछ है नहीं, तो उसको लगता है कि ये बस सही मौका है। अब और बाबर भी चाह रहा है कि इंडिया पे अटैक करें,
लेकिन इंडिया पे अटैक करने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे अटैक करें। लेकिन जैसे ही उसको इन्विटेशन मिलता है, जैसे ही लोग उसको इन्वाइट करते हैं, उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो डबल हो जाता है, और अपने कॉन्फिडेंस के बल पे वो अपनी रणनीति बना लेता है, और अंततः वो दिन आ जाता है 1526 का, और 1526 में बाबर अटैक कर देता है इब्राहिम लोदी के ऊपर। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है, छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीजें होती हैं, और 1526 में कौन सा मैदान है? पानीपत। पानीपत के मैदान में दोनों की सेना भिड़ेगी, और इसको कहेंगे पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का हो गया कौन सा? प्रथम युद्ध। अब पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में होगा, इसमें दोनों की सेना आपस में भिड़ेगी, और इसमें बाबर के पास जो टेक्निक्स थे, इब्राहिम लोदी के साथ क्या है कि एक योग्य सैनिक नहीं है। इब्राहिम लोदी जो है वो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, एकदम आराम से जिंदगी जी रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और बाबर जो है बहुत अच्छा योद्धा है, बाबर बहुत शक्तिशाली है। बाबर के बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी को 2 बार तैर के पार कर गया था। शारीरिक रूप से वो इतना मजबूत था, मानसिक रूप से वो लगातार मजबूत हो गया है, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई है। जब बाबर की उम्र बहुत कम है, उसी से पिता की मृत्यु हुई है, तो मानसिक रूप से मजबूत है। जब बच्चा था, 13-14 साल का लड़का है, उस समय ही राजा बन गया, और उसी में सेबानी खान इसको भगा दिया वहां से, और जिसके कारण से मेंटली वो बहुत मजबूत हो गया, शारीरिक रूप से मजबूत है। और उसका सामना इब्राहिम लोदी से हो रहा है, जो कि किसी मामले में भी उसको बेहतर नहीं कहा जा सकता था। परिणाम क्या होता है? 1526 की जो है लड़ाई होगी, और 1526 के युद्ध में इब्राहिम लोदी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। अब इसके हारने के बहुत सारे रीजन थे। बाबर के पास बहुत कुछ नहीं था, उसके पास जो बाबर इस युद्ध को जीतेगा वो सिर्फ अपने 2000 घुड़सवारों के बल पे जीतता है। ठीक है, 2000 घुड़सवार है, और घुड़सवार की खासियत क्या है कि ये लोग घोड़े को बहुत स्पीड से दौड़ाता था, और बहुत स्पीड से जो घुड़सवार उसके थे वो बहुत स्पीड से दौड़ते थे, और घोड़े को दौड़ाते थे, और वहीं से तीरंदाजी करते थे। मतलब घोड़ा दौड़ रहा है, घुड़सवार उसे बैठा हुआ है और तीर चला रहा है। ठीक है, तो आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं इसको कि किस रूप में उसका सैनिक होगा। और जो इब्राहिम लोदी के सैनिक हैं ये परंपरागत है। इब्राहिम लोदी के सैनिकों के साथ क्या था, बहुत लंबे समय से ये लोग युद्ध लड़े नहीं थे, सैनिकों को प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं था। अब सैनिक कोई और है, युद्ध में लड़ने के लिए कोई और आ रहा है, सैनिक को घोड़ा कोई और दिया गया है, और उसको बेच के सैनिक कोई दूसरा घोड़ा ले आया है, तो घोड़ा का भी क्वालिटी खराब है। जो सैनिक है वो भी जरूरी नहीं है कि वही आया हो, अगर वो आया भी है तो उसको प्रशिक्षण नहीं है। तो इसके कारण से क्या होगा था कि कोई भी सैनिक जिसको प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है तो उससे भी भीड़ होगा। अब क्योंकि उसको प्रशिक्षण है नहीं, युद्ध वो लड़ा नहीं है, कई मामलों में तो खुद भी नहीं है, अब घर में है, किसान है, अब उसको जमीनें मिली हुई है, वो अपना कृषि कार्य कर रहा है, फसल उपजा रहा है, और वहां से जैसे ही अटैक की बात आई उसको कॉल हुआ और वो अपने राजा के पास पहुंच गया युद्ध लड़ने के लिए। तो जो व्यक्ति कल तक मतलब आप धान की खेती की बात करें तो धान रोपाई कर रहा है, और अचानक से उसको एक मैसेज चला जाए कि अटैक होने वाला है, आप लोग आ जाइए युद्ध लड़ने के लिए, और वो वहां से खेत से उठे और आगे पहुंच जाए, तो कितना टैलेंट रहेगा।